हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधेश क्लास पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है एग्री बॉटनी का एमसीक्यू सीरीज, जो कि 500 प्लस क्वेश्चनों का है। जैसे कि यूपी कैटेट, जेट, सीयूटी और प्लस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम इस सीरीज के 4th लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और साथ ही इसमें हर एक टॉपिक पर, जैसे कि यह परागण पर यानी कि पॉलिनेशन पर, तो इस पर कितना है कि ये एक टॉपिक पर वीडियो रखा गया। जैसे परागण पर 20 क्वेश्चन पॉलिनेशन पर है, फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन फलों से हैं। तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जो कि हमारे कैटेट में, यूपी कैटेट में, और साथ ही जैसे कि हम क्वेश्चन यूपी कैटेट और साथ ही जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है परागण। इस पॉलिनेशन का पहला क्वेश्चन है कि परागण का अर्थ है परागकणों का वर्तिका पर पहुंचना, या फिर परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ऑप्शन सी परागकणों का अंडाशय में पहुंचना, या फिर ऑप्शन डी परागकणों का बीजांड में पहुंचना। तो क्या होता है इसका ऑप्शन? तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना निषेचन कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। फिर जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? एक कैटेट की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण, कैटेट और यूपी कैटेट प्लस जेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर पहुंचते हैं उसे सेल्फ पॉलिनेशन या फिर स्वपरागण कहते हैं। साथ ही हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला, तो परागधूल यानी कि पॉलन डस्ट, परागधूल या पॉलन डस्ट का निर्माण होता है बीजांड से, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, या फिर उपरोक्त में से सभी में। तो किसमें होता है? पॉलन धूल का निर्माण तो ये पुंकेसर में होता है। पॉलन धूल का निर्माण पुंकेसर में होता है। गुरु बीजाणु जनन क्रिया में निर्माण होता है। क्या निर्माण? तो गुरु बीजाणुओं का, या फिर गुरु व लब्ध बीजाणु दोनों का, या फिर लब्ध बीजाणुओं का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा निर्माण होता है? तो जो गुरु बीजाणु होते हैं उनका निर्माण होता है गुरु बीजाणु जनन में। नाम से स्पष्ट हो रहा है, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक ही पौधे पर उपस्थित पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को क्या कहते हैं? एक ही पुष्प पर उपस्थित 2 पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को क्या कहते हैं? हायरकोगैमी, या फिर पैरोगैमी, या कृष्णोगैमी, या फिर चैलोगैमी। क्या कहते हैं? तो एक ही पुष्प जो होते हैं उन्हें कीटनोगैमी कहते हैं। क्या? कीटनोगैमी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आंसर हो गया, ऑप्शन सी। उसके बाद स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगायनी। जो प्रोटोगायनी होती क्या होती है? प्रोटोगायनी होती है जब, कब होती है? जब मादा अंग पहले परिपक्व होता है, प्रोटोगायनी। या फिर जब ऑप्शन बी, जब नर और मादा अंग साथ साथ परिपक्व होते हैं, या फिर नर अंग पहले परिपक्व होते हैं, उपरोक्त में से सभी। तो यानी कि स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगायनी, इसमें मादा अंग पहले परिपक्व होते हैं, और प्रोटोगायनी हो गया। एक होता है प्रोटोएंड्री, उसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है। वायुपरागित पुष्पों का वर्तिकाग्र होता है। जो वायुपरागित पुष्प होते हैं उनका वर्तिकाग्र कैसा होता है? जैसा चिपचिपा, खुरदरा, रोमिल, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो कैसा होता है? तो उनका कैसा होता है? वो उपयुक्त में से सभी होते हैं। रोमिल भी होता है, खुरदरा भी होता है, और चिपचिपा भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उसके बाद एक पुष्प का नर उसी पुष्प की मादा को गर्भित न कर सके तो यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो
विषम विषम रूपता, स्वबंधता, पूर्वता या फिर समकाल प्रकोक्ता। तो क्या कहते हैं, जब एक पुष्प का नर उसी पुष्प की मादा को गर्भित न कर सके तो इसको क्या कहते हैं, इसकी स्वबंधता कहते हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो जूफिली यानी कि जूफिली में परागण होता है। जो जूफिली होता है उसमें पराग कैसे होता है, कीटों द्वारा होता है, जल द्वारा होता है या फिर जंतुओं द्वारा या फिर वायु द्वारा। तो जो जूफिली होता है उसमें परागण जंतुओं द्वारा होता है। किसी द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रोटेंडरी होता है, इसका मैंने अभी बताया। प्रोटेंडरी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट बताइए। अभी इसको मैंने बताया, जब मैं प्रोटोगायनी बता रहा था तो प्रोटोएंड्री बताया। इसका जवाब आप लोग कमेंट बताइए, क्वेश्चन 10 का आंसर कमेंट में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से परागण सबसे अधिक संभव है। किसमें सबसे अधिक संभव है, हार्कोगामी में या फिर होमोगामी में या फिर डाइकोगामी या फिर डाइक्लिनी में। तो किसमें संभव सबसे अधिक, तो सबसे अधिक संभव है हमारा डाइक्लिनी, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद सूरजमुखी एवं भिंडी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सूरजमुखी और भिंडी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो ये प्रोटोएंड्री या फिर प्रोटोगायनी या फिर स्वबंधता या फिर विषम रूपता। तो क्या पाई जाती है इसमें, सूरजमुखी व भिंडी में क्या पाई जाती है, तो पूर्वता पाई जाती है, क्या प्रोटोएंड्री पाई जाती है, प्रोटोएंड्री स्टेज पाई जाती है, प्रोटोएंड्री या फिर दशा पाई जाती है। कीटों द्वारा परागण कहलाता है, क्या कीटों द्वारा परागण कहलाता है, जूफिली, एंटमोफिली, हाइड्रोफिली या फिर काइट्रोप्टेरिफिलिस या फिर काइट्रोप्टेरिफिली। तो क्या कहते हैं, जो कीटों द्वारा परागण होता है उसे साधारणतः एंटमोफिली कहते हैं, क्या एंटमोफिली। गुलमोहर में परागण होता है, गुलमोहर में परागण होता है किसके द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, कीट या फिर जल द्वारा। तो जो किसमें परागण होता है इसमें, गुलमोहर में, तो गुलमोहर में जंतुओं द्वारा परागण होता है। निम्नलिखित में से स्वपरागण किसमें होता है, स्वपरागण किसमें होता है, निम्नलिखित में स्वपरागण किसमें होता है, तो गेहूं धान में, मटर और सेब में या फिर आलू व टमाटर में या फिर उपरोक्त में से सभी। तो स्वपरागण किसमें होता है, जैसे कि हमारा हो गया जो गेहूं व धान इसमें भी होता है, मटर और सेब में इसमें भी स्वपरागण होता है, आलू व टमाटर में इसमें स्वपरागण होता है। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सभी में। उसके बाद जब एक पुष्प की वर्तिका, जब एक पुष्प के परागकण कहाँ गया क्वेश्चन, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे की वर्तिका पर पहुंचते हैं तो वह परागण क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्या कहलाता है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन, उपरोक्त में से दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो उसे पर परागण मतलब पर परागण या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। उसके बाद परागकण से उत्पन्न फल होता है, जो परागकण से फल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो दुर्बल संतति, छोटा फल, अच्छी संतति या फिर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, परागकण से पर परागण से उत्पन्न फल क्या होता है, तो क्या होता है, तो अच्छी संतति क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन होता है बीज में, फल में, बीजांडकाय में या फिर पराग नली में। तो किसमें होता है, तो ये होता है बीजांडकाय में होता है गुरु बीजाणु जनन। परागकोश से परागकणों का बनना एवं उनका विकास कहलाता है, क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन, भ्रूणकोश, लद्ध बीजाणु जनन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है लद्ध बीजाणु जनन बनना। उसके बाद भ्रूणकोश प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, नर युग्मविद का, नर जीवाणुविद का, मादा युग्मविद का या फिर मादा जीवाणुविद का। तो किसका कितना मतलब किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है मादा युग्मविद का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला जो टॉपिक है इनिशिएशन से है, किससे है,
ये निषेचन से है। अगर बात की निषेचन का अर्थ क्या होता है, क्या होता है निषेचन का अर्थ क्या होता है? दो अंडकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। क्या? दो अंडों का संलयन ही क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। दो अंडों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन पर, निषेचन पाया जाता है, निषेचन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? शैवालों में, ब्रायोफाइटा में, आवृतबीजी पौधे में या फिर अनावृत पौधे में। तो किसमें पाया जाता है? तो जो निषेचन है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन सी, द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधे में पाया जाता है। ये बात है। निम्नलिखित में से एक लक्षण के कारण आवृतबीजी पौधे और आवृतबीजी पौधे अनावृत पौधे से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? नग्न बीजांड होने, फिर पौधे दुर्लभ होना, या फिर बीजांड का अंडाशय में अंदर होना, या फिर सदाबहार होना। तो क्यों भिन्न है? बीजांड का अंडाशय के अंदर होना, इसलिए ये भिन्न है। आवृतबीजी और अनावृत पौधे से भिन्न है। ऑप्शन सी इसका हो गया। तो पुष्प में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो पुष्प में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? परागपुट में। किसमें? परागपुट में, परागपुट में, परागनली में, परागकोश में, या फिर किसमें? या फिर बीजांड में। तो किसमें होती है? मतलब संपन्न होती है। तो संपन्न होती है हमारी बीजांड में संपन्न होती है। ऑप्शन डी। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। जब परागनलिका बीजांड के अध्यावरण से होकर बीजांड में प्रवेश करता है, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पैरोगैमी, मेसोगैमी, या फिर चैलोजोगर्मी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है हमारा मीजोगैमी। क्या कहलाता है? मीजोगैमी। ऑप्शन बी। क्या कहलाता है? मीजोगैमी। बात है आवृतबीजी पौधे। क्या? आवृतबीजी पौधे में भ्रूणकोश में प्रवेश के समय परागनली में नर युग्मों की संख्या कितनी होती है? जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, भ्रूणकोश में प्रवेश के समय परागनली में नर युग्मों की संख्या कितनी होती है? भ्रूणकोश में कितनी होती है? तो वो 2 होती है। भ्रूणकोश में 2 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन 6 का बी। कितनी होती है? 2 होती है। यदि एक पुष्पीय पौधे की जड़ में 24 गुणसूत्र हैं, यदि एक पुष्पीय पौधे की जड़ में 24 गुणसूत्र हैं, तो उनके युग्म पे गुणसूत्र के होंगे कितने होंगे? तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि 2n होता है। 2n कितना है? इसमें 24 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 24/2। तो कितना हो गया? 24/2 कितना हो गया? 12। तो कितने होंगे? 12। ऑप्शन बी। कितने हो जाएंगे? 12। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, एक नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के संयुग्म से विकसित होता है। क्या? भ्रूणकोश, क्या भ्रूणपोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकसित होता है? तो हमारा भ्रूणपोष विकसित होता है। इसमें 3n होते हैं। क्या? 3n होते हैं। समझ लो कि अगर किसी पौधे के भ्रूणकोश में कितने हैं? तो 2n है। 2n बराबर कितने हैं? 24 हैं, 24 हैं। तो इसमें कितने होंगे ये मान? इसमें होंगे 36 होंगे। 3n बराबर 36 होंगे भ्रूणकोश में। ये बात अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं अंडकोश क्या? जो नर युग्मक एवं अंडकोश क्या के संयुग्मन से विकसित होता है। क्या विकसित होता है? भ्रूणपोष, या फिर भ्रूणपोष केंद्रक। तो क्या विकसित होता है इसमें से भ्रूणपोष विकसित होता है। जब एक नर युग्मक एवं अंडकोश के संयुग्मन से क्या विकसित होता है? तो भ्रूण विकसित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 10 वाला कि निषेचन के पश्चात प्रायः पुष्प से झड़ जाते हैं। निषेचन के पश्चात प्रायः पुष्प से झड़ जाते हैं। क्या झड़ जाते हैं? बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्या झड़ जाते हैं? तो हमारे ये सभी झड़ जाते हैं। निषेचन के पश्चात सभी झड़ जाते हैं, सब फल में परिवर्तित हो जाते हैं झड़कर। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, जबकि बीजांड
परिवर्तित होता है किसमें, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, बीज में या फिर वृंद में। किसमें परिवर्तित होता है, तो ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। जो बीजांड है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड यानी कि उपज जिसे कहते हैं, बीजांड से बीज बनता है, जबकि अंडक से बनता है क्या, टेस्टा, फल भित्ति अथवा फल, टेगमेन या फिर निभाग। तो जो अंडक होता है, अंडक से हमेशा फल भित्ति या फल बनते हैं अंडक से। आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें भ्रूणपोष होता है क्या, तो अभी मैंने बताया कितना होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, उनमें त्रिगुणित होता है। यानी कि अगर किसी पौधे में 2n = 24 है तो भ्रूणपोष में होता है वो 3n = कितने होते हैं, तो 36 हो जाएंगे। इसमें गुणसूत्र त्रिगुणित होते हैं। ठीक है। निषेचन रहित अथवा अनिषेचित फल का उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है, फल का उत्पादन कहलाता है। अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन अथवा अनिषेचित फल का उत्पादन कहलाता है। तो ये हमारे यूपी कैडेट 2025 में पूछा गया था। किसमें, यूपी कैडेट 2025 में इस बार पूछा गया था। अगर किसी के पास पेपर हो तो वो उठाकर देख लेना कि पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक बार पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम। निषेचन रहित अथवा अनिषेचित फल का उत्पादन क्या कहलाता है या फिर कहलाता है। अनिषेक जनन जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं या फिर बहुभ्रूणता या फिर अनिषेक फलन जिसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो क्या कहलाता है, ये फल का उत्पादन हुआ है ना, तो ये अनिषेक फलन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा अनिषेक फलन या फिर पार्थेनोकार्पी। नारियल का पानी है। नारियल का पानी क्या है, विघटित तरल एंडोकार्प या फिर तरल भ्रूणकोश या फिर विघटित तरल भ्रूणकोश या फिर तरल बीजांडकाय। तो क्या है, नारियल का पानी एक विघटित तरल भ्रूणपोष है। क्या है, विकसित तरल भ्रूणपोष है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के अंड का विकसित हो जाना कहलाता है। बिना निषेचन के अंड यानी चाहे अंड कहें या फिर फल का विकसित हो जाना कहलाता है क्या, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, विभिन्न कल्पवक्ता या फिर स्वबंधता। तो क्या कहलाता है, तो अनिषेक जनन कहलाता है। यहाँ पर विकसित हो जाता है ना, यानी कि अंड विकसित हो जाता है, तो क्या कहलाता है, अनिषेक जनन। जब फल विकसित होता है तो उसे अनिषेक फलन में पार्थेनोकार्पी करते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। पुष्प में, किसमें, पुष्प में ध्रुवीय चक्र, ध्रुवीय केंद्र को उपस्थित होता है। जो पुष्प होता है उसमें ध्रुवीय केंद्र को उपस्थित होता है। किसमें, भ्रूणकोश में या फिर बीजांड वृंत में, भ्रूणकोश में या फिर बीजांड वृंत में या फिर परागनलिका में या फिर बीजांड में। तो किसमें ध्रुवीय केंद्र को उपस्थित होता है, तो होता है हमारा भ्रूणकोश में उपस्थित होता है ध्रुवीय केंद्र। उसके बाद है, आवृतबीजी पौधे में नर युग्मक होते हैं। आवृतबीजी पौधे में नर युग्मक होते हैं। अचल, चल, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्या होते हैं, वो अचल होते हैं। आवृतबीजी पौधे में नर युग्मक अचल होते हैं। नर युग्म भित्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है क्या, अंडाशय, बीजांड, वर्तिकाग्र या फिर परागकण। तो क्या करता है, तो जो है ये जो परागकण करता है। नर युग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो परागकण करता है। ऑप्शन डी हो गया। मक्का में परागण और निषेचन के बीच समय होता है। मक्का में परागण और निषेचन के बीच कितना समय होता है, तो होता है हमारा 48 घंटे, 1 घंटे, 24 घंटे या फिर 72 घंटे। तो कितना होता है, तो हमारा होता है 24 घंटे। तो इस वीडियो को हम यही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर लेकर फल संरचना एवं उसके प्रकार के बारे में। तो कम से कम इस बार हम 3 टॉपिक लेकर मिलेंगे। तो इसमें हम कितने क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारा टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, तो उसमें से हम लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन 240 हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर, अगले MCQ वीडियो में लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर हम लेकर आते हैं लेक्चर 5, जिसमें हम कम से कम अटेंड करेंगे 80 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जो कि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसे वीडियो को अच्छे से देखिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर आप लोग जो 5 या 7 जो 5000 देकर आप तैयारी करोगे, इस वीडियो पर आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हो जाएगी,
फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी यूपी कैडेट जेट सीईटी। उसके बाद सुपरवाइजर की हमने सुपरवाइजर की भी क्लास डाल दिया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि लगभग 1200 क्वेश्चन प्लस हैं। जो 1200 क्वेश्चन प्लस है उसके आप लोग जरूर जाकर देखिए। एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ मैंने, उस प्लेलिस्ट में जेट लिखा है, जेट सुपरवाइजर लिखा है, तो उसको आकर जाकर उसमें वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और एक धमाकेदार क्वेश्चन लेकर।